बारिश की फुहार, मस्ती की बहार, आ गए हम फिर एक बार इस रविवार। तो मेरा यानी सोनल का, मेरा यानी शिविका का, मेरा यानी नबीहा का, मेरा यानी अविका का, मेरा यानी प्रेक्षा का आपको नमस्कार। अच्छा दोस्तों, ये बताओ तुम्हारा पसंदीदा कार्टून कौन सा है? सोनल, मैं तो कार्टून देखती ही नहीं हूँ क्योंकि घर में मेरे दादाजी हमेशा दूरदर्शन चैनल देखते हैं। दूरदर्शन चैनल, ये क्या होता है? सोनल और मेरे बाकी दोस्तों, क्या आप जानते हो दूरदर्शन की स्थापना 1959 में हुई थी और वो भी सिर्फ एक छोटे से ट्रांसमिशन से। उस समय टीवी देखना एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज हमारे पास अनगिनत चैनल्स हैं, लेकिन दूरदर्शन हमेशा हमारी यादों में बसा रहेगा। यह सिर्फ टीवी नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति का आईना था। रामायण और महाभारत का दौर 1980 और 90 के दशक में रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स ने देश भर में लाखों दर्शकों को टीवी स्क्रीन से जोड़ दिया। पहला रंगीन प्रसारण 1982 में एशियाई खेलों के समय पहली बार रंगीन प्रसारण शुरू हुआ। तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे नाना जी कहते हैं कि रविवार के दिन हम सुबह जल्दी उठ जाते थे, नहा धोकर टीवी के सामने सबसे आगे बैठने की लड़ाई करते थे। कई बार तो टीवी प्रोग्राम के लिए स्कूल की छुट्टी तक कर लेते थे। कहा जाता है पहले हर किसी के घर में टीवी नहीं होते थे। जिन घरों में टीवी होते थे उनके घरों में आसपास के लोग आ जाते थे और मिलजुल कर कार्यक्रम देखा करते थे। यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे सीरियल आते थे। मेरे पापा मम्मी बताते हैं जब हम छोटे थे तो सिर्फ संडे को आराम से बैठकर अलिफ लैला, शक्तिमान, जंगल बुक जैसे बच्चों के सीरियल देखा करते थे। क्या किसी को दूरदर्शन का लोगो पता है? हाँ, मेरे को पता है ना। दूरदर्शन के लोगो के नीचे लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या आप जानते हैं दूरदर्शन का पहला लोगो एक आँख जैसा दिखता था जो हमारी सच्चाई की नजर को दर्शाता था। तो जैसा कि सोनल ने बताया, वो इस लोगो से जुड़ा हुआ है। अच्छा दोस्तों, क्या तुम्हारे पास कोई कविता है दूरदर्शन से संबंधित? हाँ, मेरे पास है। दूरदर्शन ने रंग दिखाया, काले सफेद से रंगीन बनाया। रामायण महाभारत की कहानी बचपन की सबसे प्यारी निशानी। संग में लाया दुनिया की खबर, दूरदर्शन तुम हो सबसे बेशकीमती जबर। अरे वाह शिविका, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई। दूरदर्शन में ज्ञान के अतिरिक्त नई नई रोचक चीजें भी प्रसारित होती रहती हैं, जैसे कि हमारे बाल कार्यक्रम में। ओहो, हमने कितनी बड़ी बड़ी बातें की, तो क्यों ना थोड़ा हंसा जाए। हंसना भी तो जरूरी है ना। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ चुटकुले सुनाऊं? सुनाओ। पिता अपने दोनों बेटों के साथ टीवी देख रहे थे। उन्होंने बड़े बेटे से कहा, बेटा एक गिलास पानी ला दो। बड़ा बेटा, नहीं लाऊंगा। सुनकर छोटा बेटा बोला, रहने दो पापा, यह तो है ही बदतमीज। आप खुद ही पानी ले लो और एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। मैं भी एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। हाँ तो सुनाओ शिविका। मम्मी कहती है, तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? बच्चा कहता है, क्योंकि फोन ने कहा पिक मी अप, और मैं तो आज्ञाकारी हूँ ना। अब मैं एक चुटकुला सुनाऊं? मोटू, दीदी मुझे बाजा दिला दो। दीदी, नहीं, तुम सबको तंग करोगी। मोटू, नहीं करूँगा दीदी, जब सब सो जाएंगे तभी बजाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे बाजा हमारे कान पर असर करता है, वैसे ही तो सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर नुकसान करती हैं। तो आखिर क्या बचाता है हमें सूरज की हानिकारक किरणों से? तो आइए ओजोन लेयर के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन बहुत कम मात्रा में मौजूद है। ओजोन मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की सुरक्षा, उसे नष्ट होने से बचाना हम सबका कर्तव्य है। हाँ सोनल, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। तो जैसा कि तुमने बोला कि ओजोन लेयर को नष्ट होने से बचाना हमारा कर्तव्य है, तो आइए जानते हैं कि ओजोन परत की मरम्मत कैसे कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs और अन्य हानिकारक गैसों का उपयोग बंद कर दें, तो ओजोन परत धीरे धीरे फिर से खुद को सुधार सकती है। मैंने भी अपने साइंस के चैप्टर में पढ़ा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों की बहुतायत वायुमंडल में लगातार बढ़ रही है। ये एयर कंडीशनिंग,
फोम ब्लोइंग, औद्योगिक सफाई, रेफ्रिजरेशन के बढ़ते उपयोगों से हो रहा है। यदि सबसे शक्तिशाली ODS उत्सर्जित होते रहे और वायुमंडल में बढ़ते रहे तो इसका परिणाम ओजोन परत का और भी अधिक क्षरण होगा। ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बढ़ती मात्रा की वजह से इस परत को नुकसान पहुंच रहा है। तो आखिर हम ओजोन लेयर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया ताकि लोग इसके महत्व को समझ सके और इसे बचने का उपाय अपनाएं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ मानव निर्मित रसायन सप्ताप मंडल की ओजोन परत को नष्ट कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में वृद्धि के कारण त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद की घटनाएं होंगी। मानव जीवन पर खतरा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं। अच्छा दोस्तों, ओजोन लेयर से संबंधित किसी के पास कोई कविता या कुछ है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं? हाँ, मेरे पास है। हाँ, तो सुनाओ शिविका। ओजोन परत है हमारी ढाल, सूरज की किरणों से करती है देखभाल। संरक्षण इसका हम सबका फर्ज, संरक्षण इसका हम सबका फर्ज, वरना हो सकता है बड़ा संकट उभर, वरना हो सकता है बड़ा संकट उभर। अरे वाह शिविका, तुमने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। अविका, अब तुम भी हमें कविता सुना सकती हो? हाँ हाँ जरूर। बिल्ली बोली बड़े जोर का, मुझे हुआ जुकाम, चूहे चाचा चूरन दे दो, जल्दी हो आराम। चूहा बोला बतलाता हूँ एक दवा बेजोड़, अब आगे से चूहे खाना बिल्कुल ही दो छोड़। अरे वाह अविका, बहुत अच्छी कविता सुनाई तुमने। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया ही बदल दी है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमारे हर काम में मदद कर रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी से हम दूसरे ग्रहों पर पहुंच रहे हैं। क्या आप जानते हैं साइबर सुरक्षा भी कितनी जरूरी है ताकि हमारी ऑनलाइन जानकारी सुरक्षित रहे? तुमने बिल्कुल सही कहा। आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे भारी भारी कामों को उसने आसान बना दिया है। कंप्यूटर सिस्टम, टेलीफोन, टेलीविजन, हवाई जहाज जैसे आविष्कारों ने दुनिया में सभी को सुविधा प्रदान की है। और पता है, विज्ञान ने मानव जाति को बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाया है, गहरी से गहरी चोटों को ठीक करने में मदद की है और बहुत सी मौतों को रोका है। मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया आदि बीमारियों से लोगों की जान बचाई है। चिकित्सा विज्ञान में विकास और शरीर के आंतरिक हिस्सों पर काम करने वाली तकनीकों की शुरुआत ने दुनिया में क्रांति ला दी है। समय के साथ साथ दवाओं में हुई प्रगति की मदद से बहुत खतरनाक लगने वाली चोटों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। हाँ सोनल, जैसा कि तुमने चिकित्सा के बारे में बताया, साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी चिकित्सा को आसान कर दिया है। अब डॉक्टर से बात करने के लिए आपको उनके क्लिनिक नहीं जाना पड़ता। वीडियो कॉल से ही डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और ये है टेलीमेडिसिन। तुमने बिल्कुल सही कहा शिविका। इतनी बात तो हम कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, लेकिन इसके लिए हमें डिजिटल साक्षरता भी तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल। आजकल की तेजी से बदलती दुनिया में डिजिटल साक्षरता एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह कौशल डिजिटल तकनीकों को समझने और उनका सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता होती है। तो मैं अब कुछ पहेली पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल। सर है, दम है, मगर पाँव नहीं उसका, पेट है, आँख है, मगर कान नहीं उसके, बताओ क्या? तुम ही बता दो। इसका उत्तर है सांप। बूझो भैया ये पहेली, जब काटो तो नई नवेली, बताओ क्या? क्या वो पेंसिल है? हाँ सही उत्तर। अब मैं भी कुछ पहेलियाँ पूछना चाहूंगी। ऐसा क्या है जो कभी पुराना नहीं होता, चाहे आप इसे हर दिन इस्तेमाल करें? क्या मैं बताऊं? बताओ। ज्ञान। हाँ सही उत्तर। अब मैं भी एक पहेली पूछूं? हाँ बिल्कुल। बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन भी नहीं पाती, बिना आँखों के देख नहीं पाती, पर सबको राह दिखाती हूँ। बोलो मैं क्या हूँ? पुस्तक। पुस्तक। हाँ बिल्कुल सही।
तो जैसा कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे थे, तो आइए मैं एक कविता सुनाती हूँ। आशा करती हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी है, हर काम में चमत्कार कर दी है। AI हो या स्पेस की बात, साइबर सुरक्षा सबकी सौगात। टेलीमेडिसिन से दूरियां घटी, स्वास्थ्य सेवा में भी अब निकट हुई, अब कहानी का समय हो गया है। हमारे साथ है पार्थ गुप्ता, जो लेकर आए हैं एक मजेदार कहानी, ड्रोन की कहानी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ड्रोन। हा हा हा, चौंकिए मत, खुश हो जाइए। आज आपका यह दोस्त आपको अपने बारे में ढेर सारी बातें बताने वाला है। सुनोगे ना? हाँ जरूर सुनेंगे। प्यारे बच्चों, पहले आप आराम से बैठ जाओ। ड्रोन भैया, हम आराम से बैठ गए हैं। देखो बच्चों, मैं विज्ञान और तकनीक का बहुत नवीनतम उपहार हूँ। बच्चों, क्या तुमने मुझे कभी हवा में उड़ते हुए देखा है? हा हा हा। अरे भाई, मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ। भला ऐसा हो सकता है कि तुमने मुझे ना देखा हो? आजकल तो मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। तुमने मुझे शादियों में, खेतों में, परेड में, शोज में, मेला में, कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। हाँ, हमने आपको देखा है। आप हमें बहुत अच्छे लगते हो। आपका नाम भी अच्छा है, ड्रोन, और आपका काम भी अच्छा है। अरे भाई, मैं तो हूं ही इतना आकर्षक कि तुम मुझे खिलौने की तरह भी इस्तेमाल करते हो। आप तो चमत्कार हैं। प्यारे बच्चों, मैं विज्ञान का एक चमत्कार हूं। मेरे निर्माण के लिए वैज्ञानिकों को अत्यंत मेहनत और अध्ययन करना पड़ा है। उनकी मेहनत का फल यह हुआ है कि मैंने मानव जीवन के अनेक कार्यों को आसान बना दिया है। ड्रोन भैया, अब आप हमें ये बताओ, आपका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? बच्चों, अब तो मेरा उपयोग बहुत सारी जगह होता है, लेकिन अब आप मुझसे यह ना कहना कि ड्रोन भैया, आप हमारा होमवर्क कर सकते हो क्या? प्यारे बच्चों, ना तो मैं आपका होमवर्क कर सकता हूँ और ना ही आपके स्कूल बैग का वजन उठा सकता हूँ। तुम बच्चे भी मेरी तरह मेहनती बनो। और हाँ, खेतों में किसान भाई अपनी पीठ पर वजन उठाकर कीट नियंत्रण करने के लिए जो स्प्रे करते हैं, उससे उनको बहुत परेशानी होती है और बहुत मेहनत भी लगती है। उसका बोझ भी मैंने अपने कंधों पर उठा लिया है और मैं उनके समय को बचाने में सहयोग देता हूँ। ड्रोन भाई, हमने आपके कंधे तो देखे नहीं हैं, हमने तो आपके पंख देखे हैं। इसलिए आप ऐसा कहिए, मैं सारा बोझ अपने पंखों पर उठा लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा बच्चों, तुम तो बहुत होशियार हो। वो तो हम हैं ही। हाँ, हम बच्चे तो होशियार ही होते हैं। ड्रोन भैया, हमने आपको कई बार देखा है कि आप वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी भी करते हैं। हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही देखा है। मेरी नजर बहुत तेज है। आप क्या ऊंचाई से सब कुछ देख लेते हैं? मैं अलग अलग कोण से अलग अलग स्थान की तस्वीर ले सकता हूँ। जहाँ कैमरामैन नहीं पहुँच सकते, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। और तो और, मैं ऊपर से भीड़ की संख्या भी बता सकता हूँ। अच्छा, आप यह सब भी कर लेते हैं? जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी करनी होती है, वहाँ भी मैं कुशल सिपाही की तरह अपना फर्ज अदा करता हूँ। आप उड़ते उड़ते थकते नहीं हैं? नहीं बच्चों, यह सब करते हुए मैं बिल्कुल नहीं थकता हूँ। सुनो बच्चों, मैं रिमोट से भी काम करता हूँ और AI के आधुनिकीकरण की वजह से मैं स्वयं अपने बल पर भी काम करता हूँ। यह मेरी आधुनिक तकनीक है, इस पर मुझे बहुत गर्व है। ड्रोन भाई, आप मनोरंजन भी करते हैं, मदद भी करते हैं, जासूसी भी करते हैं, निगरानी भी रखते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। क्या आप हमारी जगह पढ़ाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। मैं तो
इंसान की सहायता कर सकता हूँ, लेकिन इंसान की जगह नहीं ले सकता। ड्रोन भैया, आप तो आसमान में उड़ते रहते हैं और हम जमीन पर होते हैं। आपको तो ऊपर इतना मजा आ रहा होता है, पर आपको देखते हुए हमारी गर्दन दर्द हो जाती है। अरे, तुम तो बड़ी मजेदार बातें करती हो। अच्छा बच्चों, तुम्हें मैं अपने बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। मालूम है बच्चों, कई बार क्या होता है, मुझे वैज्ञानिक एक स्थान पर सेट कर देते हैं। वहां से मैं हवा की गति, हवा का दबाव, आर्द्रता, तापमान, सारी जानकारी जुटाकर वैज्ञानिकों को दे देता हूँ। हाँ बच्चों, मैं प्रगति और विकास के सभी कार्यों में मानव का बहुत अच्छा मित्र हूँ। ड्रोन भैया, पंछी आपको उड़ते देख हैरान नहीं हो जाते? बहुत अच्छे, मैं युद्धों में भी काम आता हूँ। मैं मीलों दूर से शत्रु देश पर आक्रमण कर सकता हूँ। लेकिन बच्चों, मैं आपको अपने मन की बात बताता हूँ। मैं युद्ध में होने वाले अपने प्रयोग से बहुत दुखी होता हूँ। मालूम है बच्चों, मैं क्या चाहता हूँ? दुनिया में शांति हो और मैं मानव कल्याण के लिए मानव हित और प्रगति में कार्य करूँ। तुम भी तो यही चाहते हो ना? अब तुम भी घर जाकर पढ़ाई करो और मैं भी अपना कार्य करता हूँ। ड्रोन भैया, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलो अब हम भी चलते हैं। बाय बच्चों। अरे वाह, पार्थ गुप्ता ने तो हमें कितनी अच्छी कहानी सुनाई। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। जानते हो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। तुमने बिल्कुल सही कहा शिविका। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां लगभग 91 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। पूरे विश्व में केवल भारत ही एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, विश्व में अन्य भी देश हैं जो लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र है देश की शान, हर नागरिक का इसमें मान। आओ मिलकर करें सम्मान, लोकतंत्र का बढ़ाए मान। हमारे स्टूडियो में एक और साथी हैं। चलिए उनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिराम है। और आप क्या सुनाने जा रही हैं? हिंदी दिवस पे एक कविता। चलिए सुनते हैं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। दोस्तों, हमारे साथ कुछ और भी साथी जुड़े हैं, तो चलिए सुनते हैं उनसे एक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त संध्या गुप्ता और आज जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है आलसी गधा। दोस्तों, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी का घर बाजार से कुछ दूर था और वह व्यापारी रोज गधे की पीठ पर सामान की बोरियां लादकर बाजार जाया करता था। व्यापारी बहुत ही अच्छा, नेक और दयालु इंसान था। अपने गधे का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। गधा भी अपने मालिक से कम प्यार नहीं करता था, लेकिन गधे की एक समस्या थी कि वह गधा बहुत ही आलसी था। उसे काम करना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो पसंद था सिर्फ खाना और आराम करना। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की बहुत मांग है, तो उस दिन उसने सोचा कि अब वो बाजार में नमक बेचा करेगा। जैसे ही हाट लगने का दिन आया, व्यापारी ने नमक की 4 बोरियां गधे की पीठ पर लादी और उसे बाजार चलने के लिए तैयार किया। व्यापारी गधे के आलसीपन के बारे में तो जानता था, इसलिए गधे के ना चलने पर उसने गधे को 1-2 बार धकेला और गधा चल पड़ा। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थी, जिस वजह से गधे के पैर कांप रहे थे और उसे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। किसी तरह गधे को धक्का देते हुए व्यापारी उसे आधे रास्ते तक तो ले ही गया। व्यापारी के घर और बाजार के बीच एक नदी पड़ती थी, जिसे पुल की मदद से पार करना पड़ता था। गधा जैसे ही कुछ दूर चला कि उसका पैर फिसल गया
और वह गधा नदी में गिर गया। गधे को नदी में गिरा देख व्यापारी घबरा गया और हड़बड़ाते हुए उसे तैरकर नदी से निकालने जा पहुंचा। व्यापारी ने किसी तरह अपने गधे को नदी से बाहर तो निकाल लिया। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसने देखा, अरे वाह, पीठ पर लदी बोरियां हल्की हो गई, क्योंकि सारा नमक तो पानी में घुल गया था ना। और व्यापारी को आधे रास्ते से ही वापस घर लौटना पड़ा। इस वजह से व्यापारी का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन गधे को तो आनंद आ गया। और इस घटना के बाद से उस आलसी गधे को बाजार ना जाने की तरकीब बहुत पसंद आ गई। अगले दिन बाजार जाते समय जब पुल आया तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और उसकी पीठ पर जो नमक की बोरियां रखी हुई थी वो सारी नदी में गिर गई और नमक पानी में घुल गया। व्यापारी को फिर से आधे रास्ते से ही घर लौटना पड़ा। गधे ने तो अब यह रोज का सिलसिला बना लिया। इसके कारण गरीब व्यापारी को बहुत ज्यादा हानि होने लगी। लेकिन धीरे धीरे व्यापारी को गधे की यह युक्ति समझ आ गई थी। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना गधे की पीठ पर ऐसा सामान रख दिया जाए जिसका वजन पानी में गिरने से दोगुना हो जाए। यह सोचकर व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरियां बांध दी और फिर क्या था, उसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही पुल आया, गधा रोज की तरह नदी में गिर गया, लेकिन आज उसकी पीठ पर लदा वजन कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। गधा इस बात को समझ नहीं पाया, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ऐसा अगले 2 से 3 दिन तक होता रहा। व्यापारी गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरी बांध देता और पानी में गिरते ही उसका वजन दोगुना हो जाता। आखिरकार गधे को अब व्यापारी की युक्ति समझ आ गई थी और उसने हार मान ली। गधे को अब सबक मिल चुका था। चौथे दिन जब व्यापारी और गधा बाजार के लिए निकले तो गधे ने चुपचाप शांति से पुल पार कर लिया। उस दिन के बाद से गधे ने कभी भी काम करने में आलस नहीं देखा और व्यापारी के सारे नुकसान की धीरे धीरे भरपाई हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना कार्य निष्ठा के साथ करना चाहिए, उसमें कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए। अरे वाह, ये कहानी तो बहुत अच्छी थी। अब हमारे साथ और भी साथी बैठे हैं जो हमें गीत सुनाने जा रहे हैं। मुझको नवल उत्थान दो, मुझको नवल उत्थान, माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती वरदान, मुझको नवल उत्थान दो, मुझको नवल उत्थान, माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती वरदान, नवल पमागा रे मागा आनी पानी धपा सप मगरे मग पारे सा पारे सा पारे सा, माया मुझे नहीं ठग सके, मन मोह में नहीं फंस सके, माया मुझे नहीं ठग सके, मन मोह में नहीं फंस सके, कर दूर अब अज्ञान को, कर दूर अब अज्ञान, माँ सरस्वती वरदान दो,
वरदान मुझको नवल उत्थान माँ सरस्वती वरदान दो माँ सरस्वती वरदान। विश्व ही परिवार हो सबके लिए सम प्यार हो, ये विश्व ही परिवार हो सबके लिए सम प्यार हो। आदर्श लक्ष्य महान हो, आदर्श लक्ष्य महान माँ सरस्वती वरदान दो माँ सरस्वती वरदान। अरे वाह, ये गीत सुनकर तो हमारा हृदय ही प्रसन्न हो गया। अब हमारे साथ हमारे और भी साथी हैं जो पहेलियां और चुटकुलों के साथ तैयार हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम टीशा जैन है। बबलू ने अपने पापा को कहा रिजल्ट दिखाते हुए, पापा आप बहुत किस्मत वाले हो। पापा ने बोला कैसे बबलू? बबलू बोला क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। अब आपको मेरे लिए नई किताबों में पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। टीचर ने डब्बू से पूछा, डब्बू तुम सीधे हाथ से लिखते हो कि उल्टे हाथ से लिखते हो? डब्बू ने बोला सर मैं सीधे हाथ से भी नहीं लिखता और उल्टे हाथ से भी नहीं लिखता, मैं तो पेन से लिखता हूँ, पेन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कायरा है। आज मैं आप सबको कुछ चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। रात में सुनील को एक मच्छर ने काट लिया। सुनील गुस्से में रात भर मच्छर मारने के लिए उसके पीछे डंडा लेकर भागता रहा। ऐसा करते करते सुबह हो गई, फिर भी उसे मार नहीं पाया। सुनील बोला चलो कोई बात नहीं, इसे मार तो नहीं पाया, लेकिन शुक्र है कि मैंने इसे रात भर सोने भी नहीं दिया। पापा ने गप्पू से पूछा, आज तक तुमने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे मेरा सिर ऊंचा हो जाए? गप्पू ने कहा, याद करो पापा, एक बार मैंने आपके सिर के नीचे 2 तकिए लगाए थे। अरे वाह, हमारे इन दोस्त के चुटकुले तो बहुत ही मजेदार थे। मैं तो हंसते हंसते लोटपोटी हो गई। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। बांध सने में हम उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते होते। जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। लगती भूख यदि अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। धन्यवाद। ये कविता डॉक्टर दिव्य रमेश ने लिखी है। वाह अविका, यह कविता तो बहुत अच्छी थी। आज तो हमने ढेर सारी बातें की, सीखा, हंसे और मस्ती की। हमें उम्मीद है कि आप सबको मजा आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स और मजेदार कहानियों के साथ। तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए और हमारा बाल कार्यक्रम सुनते रहिए। तो मैं थी आपके साथ सोनल, मैं शिविका, मैं नबीहा, मैं अविका, मैं प्रेक्षा। आप सबसे लेते हैं विदा। जय हिंद।